So, hello everyone. This video is introduction to BNSS. BNSS ने फुल फॉर्म की है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. So, मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन कर ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ CRPC ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ. चलो ये तो पहला इंट्रोडक्शन तो पहला आई टेल यू कि हु एम आई एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट. तो मैं लोअर कोर्ट से प्रैक्टिस करता. आई डू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बट आई ट्राई टू कन्वर्स इन हिंदी सो दैट अ लार्जर ऑडियंस कैन बी टारगेटेड आउट. तो अब आपको मैं बेसिकली बताता हूँ कि ये जो मैं पढ़ाऊँगा आपको ये विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताऊँगा जिसके अंदर आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि लॉ कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे होता है और बुक्स में कैसे प्रैक्टिस होता है और डिफरेंस क्या है. अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस या फिर करने वाले हैं अपनी प्रैक्टिस, यू कैन वॉच दीज वीडियोस, इट विल हेल्प यू आउट बहुत अच्छे तरीके से. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे अपने स्टार्ट करते हैं अपने, आई वॉन्ट वेस्ट योर टाइम. सो दिस वीडियो इज़ इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ. तो इसमें थोड़ा सा मैं BNS भी एक्सप्लेन कर दूंगा, BSA भी कर दूंगा एंड BNSS भी कर दूंगा. बट ये जो मेरी सीरीज़ है वीडियो की, ये BNSS को ही टारगेट करेगी स्टार्टिंग में. तो हम पहले BNSS कंप्लीट करेंगे सारा, फिर हम BSA कर लेंगे, फिर BNS कर लेंगे. बट सही बताऊँ तो जो BNSS है उसको कुछ प्रोविजंस हैं मैं आपको BNS के साथ पढ़ाऊँगा. जैसे सेक्शन 24 है इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन या फिर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन. तो वो सेक्शन 8 ऑफ BNS भी बताता है. ठीक है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट की प्रोविजन दी हुई है. अगर हम अकेला BNSS पढ़ेंगे, अगर BNS साथ में नहीं पढ़ेंगे तो हमारे को दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक हम BNS पे पहुंचेंगे तब हम BNSS की प्रोविज़न थोड़ी भूल चुके होंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इकट्ठी भी पढ़ा दूँगा जहाँ पे ज़रूरत होगी. ओके, अब क्या है, अब मैं आपको बेसिकली पहले स्टार्ट करता हूँ. हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्राइम के बारे में डिस्कस करेंगे, सिविल रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्रिमिनल लॉ. बेसिकली हमारे 3 क्रिमिनल लॉ हैं. ठीक है, CRPC जिसको हम BNSS कह रहे हैं अभी, जो कि हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है, BNS जो कि पहले IPC कहते थे, जिसमें इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. पहले IEA था, इंडियन एविडेंस एक्ट. अब क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, न्याय का मतलब होता है न्याय देना, कैसे न्याय मिलेगा. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ेंगे. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा, मज़ा आएगा पढ़ने में. आई गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि BNSS में क्या फ़र्क है, BNS में क्या है और BSA में क्या है. और सबसे पहले जब भी क्राइम होता है ना, एक सपोज करो A ने B को गोली मार दी, B के गोली लग गई, वो मरा नहीं या फिर मर गया. ठीक है ना. अब सबसे पहले हमारे को पता करना है कि कौन सा ऑफेंस मेक हुआ है. ठीक है, अगर इसके गोली लग गई सपोज और ये मर गया तो 302 लग जाएगी, मतलब कि मर्डर, जो कि वह 103 BNS. अगर बाई चांस ये मरता नहीं है तो अटेम्प्ट टू मर्डर 107 लग जाएगी, या फिर 307 लग जाएगी, 109 है शायद अभी, आई डोंट रिकॉल, बट मे बी 109 ही है जितना मेरे को याद है, या फिर 307 लग जाएगी. अब मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट हैव एनी इशू. अब क्या है कि इसने गोली मार दी, ये बंदा मर गया, 103 लगी, मर्डर के लग गया. अब इस चीज़ ने डिफाइन कर दिया ऑफेंस क्या है. ठीक है ना, हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा ऑफेंस हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या होगा, ऑफेंस हो गया, ये कहाँ पे डिफाइन किया गया, BNS में. अंडरस्टैंड. अब उसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, FIR रजिस्टर होगी. FIR रजिस्टर होगी. अब इन किसके पास FIR रजिस्टर होती है, पुलिस के पास.
ये मैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल सब बाद में समझाऊंगा, पहले बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। एफआईआर किसके बाद रजिस्टर होती है? पुलिस के पास। पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेट। अब क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी, वो देखेगी कि ए ने बी को गोली मारी। अच्छा, पहले तो ए को अरेस्ट करेगी, ठीक है ना। फिर अब बी का, सपोज करो बी मर गया, बी के रिश्तेदार सी ने एफआईआर रजिस्टर करवाई है, ठीक है ना। अब पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट होगी। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस क्या करेगी? आपके ऊपर सारे के सारे एलिगेशंस को एक यहाँ पे एक पेपर पे लिख के दे देगी। जी देखो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले क्या होता है, एफआईआर का सारे कंटेंट्स होते हैं चालान में। वो क्या करेगी? इस पेपर या फिर डॉक्यूमेंट को 10 पेज, 5 पेज, 2 पेज, जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, वो सारी इन डॉक्यूमेंट्स में 10 पेज, 20 पेज, जितने भी होते हैं, उसको सबमिट कर देगी कोर्ट में। कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट होगी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस क्या करेगी? डॉक्यूमेंट बनाएगी। डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करेगी? कोर्ट के अंदर। अब ये डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चार्जशीट, या फिर इसको कहते हैं चालान पंजाब में, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं फाइनल रिपोर्ट। अब मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, ये तीनों के अंदर डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको मैं बाद में समझा दूंगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर जो कंप्लीट होगी इन्वेस्टिगेशन कि हाँ, पुलिस कहती है कि हाँ ए ने ही बी को मारा है, ये हमने आपको एविडेंस प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब एविडेंस आ गई, क्या प्रोवाइड किया? एविडेंस के बेसिस पे पुलिस बता रही है कि हमने एविडेंस कलेक्ट किए, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हमने आपका ये जो बंदा है ए, हम प्रूव कर दिया है, हमने हमारी तरफ से ये एलिगेशंस हैं कि ए ने बी को मार दिया है। ओके, अब आपको समझ आ रहा है ये सारी चीज़ें? 3 चीज़ें, पहले हमने ऑफेंस देखा कौन सा है, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर उसके बाद पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किया और बताया ए ने बी को मारा है। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? अब कोर्ट के अंदर चली जाएगा ये सारी की सारी चार्जशीट। जज साहब बैठे हैं वहाँ पे, जज साहब कहते हैं कि जी हाँ, कोई बात नहीं, आपने जो मेरे को सबमिट की है चार्जशीट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल ही बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, कोई विटनेस की स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि चार्जशीट हुई, यहाँ पे इस स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, जिसको हम एविडेंस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। इस एविडेंस के बेस पे ए का बोला गया है ए ने बी को मारा है। अब चार्जशीट कर दी जज के पास, मतलब कोर्ट के अंदर सबमिट। जो डेजिग्नेटेड जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट है उसके पास चली जाएगी ये चार्जशीट। अब जज साहब बैठे हैं, जज साहब कहेंगे जी हाँ, मेरे को अपना दिमाग लगाने दो। अपना दिमाग लगाया जज साहब ने, जज ने बोला कि हाँ मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। जज ने अपना दिमाग लगाया और कॉग्निजेंस ले लिया कि हाँ, कि बात तो बनती है कि शायद इसने मारा है, मेरे को एविडेंस देख के प्राइमा फसाई लग रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग पे चला जाएगा। चार्ज होंगे फ्रेम किस पे? जो एक्यूज्ड है उस पर। फिर एक्यूज्ड बोलेगा जी हाँ जी, अगर एक्यूज्ड बोल देता है, अब जज साहब पूछेंगे कि तू प्लीड गिल्टी करता है, प्लीड गिल्टी का मतलब तो अपनी गलती मानता है कि तूने मारा है कि नहीं मारा है, मारा है, तो वो कहता हाँ मैंने मार दिया, तो यहीं पे इसको सज़ा हो जाएगी, कन्विक्ट हो जाएगा ये, इसको सज़ा हो जाएगी और इसको जेल में डाल देगी, जितने भी सज़ा देनी है वो दे देगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो कहता है नहीं जी मैंने तो मारा ही नहीं है, ये तो पुलिस झूठ बोल रही है, मेरे को तो फंसाया जाएगा। इसने कहा आई डोंट प्लीड गिल्टी, तो अब चला जाएगा ट्रायल पे। ये सारा का सारा प्रोसीजर है। अब उसके बाद क्या होगा? ट्रायल होगा सारा का सारा। जज साहब के सामने सारे के सारे विटनेस की स्टेटमेंट होगी, जज साहब देखेंगे, सारे एविडेंस को देखेंगे कि भाई हाँ ये सही है या फिर ये सही नहीं है। जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उसको एडमिसिबल करेंगे और कुछ को एडमिसिबल नहीं करेंगे, ठीक है ना।
तो ये सब सारा का सारा हम एडमिसिबिलिटी वाला सारा का सारा हम और रिलेवेंसी वाला BSc में पढ़ते हैं, जो कि एविडेंस में है। ठीक है, अब क्या होगा, लास्ट में पनिशमेंट हो जाएगी। अब हाँ, पनिशमेंट कैसे होगी कि यस, जज साहब को लगता है कि हाँ इस बंदे ने कत्ल किया है, मर्डर किया है, तो यस पनिशमेंट हो गई, इसको कन्विक्ट कर दिया, इसको 10 साल की सजा दे दी या फिर लाइफ इन प्रिजन दे दी, इवन की डेथ भी दे सकते हैं इन सर्टेन केसेस। अब नहीं जी, दूसरा ऑप्शन है नो, ही डिडंट कमिट द क्राइम, इसको एक्विट कर दिया, इसको कोई सजा नहीं दी, इसको एक्विट कर दिया। इसने बोला कि जी कंप्लेनेंट ने जो FIR की है या फिर प्रोवाइड की है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, उसको पुलिस प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर, या फिर प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाए कि हाँ ए गिल्टी है। अब ये सब चीज़ें इट्स अ मैटर ऑफ डेफिनेटली मैटर ऑफ एविडेंस या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये थोड़ा आगे की बात है, बट बेसिकली आपको समझ आ गया कि क्या चीज़ें कैसे चलती हैं। अब ये 3 चीज़ें, अब जो एविडेंस को है, एविडेंस को क्या गवर्न करता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, भारतीय साक्षी अधिनियम BS से गाइड करता है, ठीक है ना। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर है ट्रायल का, ठीक है ना, वो कौन कैसे होता है, वो BNSS गाइड करता है। अब पनिशमेंट कौन देता है, BNS, क्योंकि एक सब्सटैंटिव लॉ है। क्राइम कौन डिफाइन करता है, BNS। अभी थोड़ा सा आपको समझ आ गया कि ये क्या है, क्या डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि बेसिकली क्रिमिनल लॉ बनाया क्यों गया था। क्रिमिनल लॉ इसलिए बनाया गया था कि वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके, ठीक है, और प्रोटेक्ट कर सके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को। राइट्स ऑफ अ सिटीजन कैन बी प्रोटेक्टेड, और अगर कोई क्राइम करता है उसको पनिशमेंट दी जाए, ठीक है। लॉ इसलिए बनाया गया था। और अब क्या है कि सपोज करो मैं पुलिस हूँ, ठीक है, मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता है जी मेरे को तो मारा। अब मैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हूँ, ठीक है ना, मैं आर्बिट्री भी एक्ट कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसको कंटेन करने के लिए कि भाई तो इस सर्कल से बाहर मत जाना, आपको पता ही है कि पुलिस कितना ज़्यादा मतलब कि ऑपरेशन करती है, ठीक है ना। अब इस सर्कल से मत बाहर जाना, तो इसके लिए हमने क्रिएट किया एक डिफरेंट सेट ऑफ लॉज, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। पहला लॉ है जो इसको कंटेन करता है कि भाई तेरे को इसी रास्ते पे जाना है, इधर से ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, या फिर ऊपर नहीं जाना। इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, जो प्रोसीजर है BNSS, ठीक है। जिस टाइम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको इस सेट रूल्स के हिसाब से ही चलना है। अगर वो इस सेट रूल्स से बाहर चली जाएगी तो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही है। इट मीन्स कि वो जस्टिस डिलीवर नहीं कर रही है। इट मीन्स कि हम उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। अब क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि हम BNSS कैसे पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। अब थोड़ा मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, वो एक रात में इवॉल्व नहीं हुआ, उसको हजारों साल लगे इवॉल्व होते हुए, ठीक है। फर्स्ट स्टेज था हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक है ना। प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता था कि कोई स्टेट नहीं होती थी, कोई कोर्ट नहीं होते थे, कोई पुलिस नहीं होती थी। अब लोग क्या बिलीव करते थे कि अगर एक बंदे ने ऑफेंस मेक किया है, ठीक है ना, तो हम सपोज करो एक बंदे ने चोरी कर ली 100 रुपये की,
उस टाइम पे 100 रुपये बहुत होते होंगे। उस बंदे को ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली सजा दी कि तूने 100 रुपये की चोरी की है, तेरा हम हाथ काट देंगे, विल कट योर हैंड्स। हैंड्स कट कर दिए भाई। अब ये एक प्रिमिटिव थ्योरी थी, जैसे आँख के बदले आँख, जीभ के बदले जीभ, उंगली के बदले उंगली, तो थोड़ा सा आपको समझ आ गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये एंडलेस रिवेंज था। एंडलेस रिवेंज का मतलब क्या होगा कि भाई इस रिवेंज का कोई एंड नहीं था। जैसे अब कहते हैं कि यार कोई लड़ाई हो जाती है तो अपने कहते हैं कि यार कल तो होना तो कॉम्प्रोमाइज़ ही है, तो लड़ाई करनी क्यों है, तो वी रिफ्रेन फ्रॉम दैट। आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं, बट सोचो हज़ारों साल पहले हम एक प्रिमिटिव सोसाइटी थे, जब हमारा दिमाग ऐसा होता था कि भाई इसने मेरी आँख को निकाला है, हम इसकी आँख निकाल देंगे। थोड़ा समझ रहे हो, ठीक है ना। बट अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो प्रॉब्लम मेरे को लगता है ज़्यादा थी, क्योंकि वायलेंस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा था इस चीज़ में कि एक बंदे ने किया तो दूसरा बंदा भी वायलेंस करेगा, ठीक है ना। अब आगे क्या आई, आगे आई प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट रिवेंज, कि मतलब अब प्राइवेट रिवेंज को प्रोहिबिट किया गया। सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी, दिमाग इवॉल्व हो रहा था, स्टेट ने सारे के सारे एक कंट्रोल ले लिया इन सब चीज़, जैसे किंग्स आ गए या फिर गवर्नमेंट आ गई या फिर आप कह सकते हो एक स्टेट क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे पनिशमेंट को एक तरीके से ऐसा तरीका बना दिया कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस बंदे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब ये है, गवर्नमेंट एक ऐसा पर्सन बिठाएगी जो जज हो गया, ठीक है ना। जज वैसे जुडिशियल ऑफिसर है, बट फिर भी आपको बेसिकली मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा लॉ पढ़ने में, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लॉ को समझना आना चाहिए रादर देन और रट्टा मारना है, ठीक है। अब जज है, जज डिसाइड करेगा कि भाई इस बंदे ने क्राइम किया या नहीं किया, और उस बंदे को क्या पनिशमेंट देनी है जज ही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम थोड़ा सा इवॉल्व कर गए थे, थोड़ी सिविलाइज सोसाइटी में बैठने लग गए थे, ठीक है। इस टाइम पे प्राइवेट रिवेंज को ख़त्म कर दिया गया और हर बंदे का एक यूनिफॉर्म जस्टिस बना दिया गया। मे भी आपको याद होगा लॉ ऑफ लैंड मैग्ना कार्टा 1215 के अंदर आया था। मे भी आपको थोड़ा सा बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी याद है तो तब क्या होता था कि इक्वली और यूनिफॉर्म लॉ बन गया था हर बंदे के लिए। किंग का भी वही लॉ है, चाहे और बंदा उसका भी वही लॉ है, ठीक है। अब आगे टेटरेंस थ्योरी। टेटरेंस थ्योरी के अंदर क्या था कि स्टेट ने एज्यूम कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी पनिशमेंट की, और स्टेट क्या करता था, स्टेट एक ऐसी पनिशमेंट क्रिएट करता था कि जो क्राइम करने को डरा दे। जैसे कि फ्यूचर, अब जैसे देखो अभी रेप ऑफेंस है, ठीक है, गैंग रेप है, मिनिमम 20 साल की सज़ा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सॉरी, और साथ में डेथ है, ठीक है। अब एक पॉइंट पे आके कितना इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया कि अब इस चीज़ को बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, लोग इसको देख कर डरेंगे। अब डेटरेंस थ्योरी इसी चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है ना, जो कि डिस्करेज करेगा लोगों को कि तुम क्राइम मत करो। और आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो अभी एक्चुअल में चल रही है, ठीक है ना। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब यह है कि हमारा जस्टिस सिस्टम क्या है कि माफ़ कर देता है कि चल कोई नहीं है यार, ठीक है। अब देखो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का एक नया एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी को डिफाइन करता है। अब देखो नया ये क्या कहते हैं फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आ गया है कि 2 दिन के लिए तो ट्रैफिक वाला है, ट्रैफिक वाला बन जा, तो ट्रैफिक को संभाल, 10 दिनों को ट्रैफिक को संभाले। कम्युनिटी सर्विस ऐसे हो जाती है। अब
ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्यों बनाई गई है, इसका रीज़न क्या है कि हम अब ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हमें सज़ा नहीं देनी है। हम देखते हैं कि भाई बंदा मेंटली उस चीज़ से रिहैबिलिट हो जाए, रिफॉर्म करे अपने आप को, मतलब कि सुधार का मौका दिया जाता है, ठीक है ना। और अब सुधार का मौका दिया जाता है, बट हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा भी है कि अगर आप दूसरी बार क्राइम करो ना, आपको डबल पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा भी सिस्टम है, ठीक है ना। अब आपको मैंने थोड़ा सा करंट सिनेरियो पे बता दिया कि इंडिया या फिर वर्ल्ड भी किस स्टेज पे खड़ा है। मोस्टली जो सिविलाइज सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वो इसी स्टेज पे खड़ी है। अब जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 5 पिलर पर बेस्ड है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, रजिस्टर करती है एफआईआर को, इन्वेस्टिगेट करती है, फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है किसके पास, जज के पास, मतलब कोर्ट के अंदर। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन क्या है, प्रोसिक्यूशन जो पुलिस की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, वैसे वो स्टेट का पार्ट है, इट रिप्रेजेंट स्टेट, और स्टेट को रिप्रेजेंट करता करता वो पुलिस की जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, उसको प्रूव करता है कोर्ट के अंदर, और वो भी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि हाँ इस बंदे ने क्राइम किया है, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन का ये ही मोटिव है। अब प्रोसिक्यूशन में कौन कौन होता है, पीपी, एपीपी, एडीए, डीडीए, ये पंजाब में कहते हैं, बट एक्चुअल में जो हमारा बीएनएसएस है वो एपीपी और पीपी को ही डिफाइन करता है, ठीक है। जुडिशरी क्या है, जो जजेस बैठे हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ मैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट खत्म हो गई है। अब इसके अंदर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूड होता है। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है जो कि प्रिजन को मैनेज करता है, ठीक है। विक्टिम और एक्यूज्ड, विक्टिम वो हो गया जिसके साथ क्राइम हुआ है, एक्यूज्ड हो गया जिसने क्राइम किया है और जिसके ऊपर एक्यूजेशन है कि इसने विक्टिम के साथ क्राइम किया, ठीक है ना। ओके, थोड़ा हैवी हो गया मेरे को लगता है। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है और एग्जेक्टिव लॉ के बीच में डिफरेंस था, वील डू इट इन द नेक्स्ट टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होली, थोड़ा समझ आया आपको कि लॉ कैसे वर्क करता है। एंड अगर कोई क्वेश्चंस हों तो यू कैन कमेंट डाउन, एंड आई होप दिस बेसिकली इंट्रोडक्शन टू बीएनएसएस और बीएनएस और बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देखो मेरी आदत है कि मैं अच्छे से ही पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, टाइम वेस्ट करने की मेरी आदत नहीं है। आपका अच्छे से पढ़ाया, 1-2 मिनट भी वेस्ट नहीं किए, अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो कमेंट डाउन बिलो क्या व्यूज़ है आपके। अगर थोड़ी छोटी करनी वीडियो छोटी कर लेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।